हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई देखो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, हाउ मच जावा रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब। तो ठीक है, सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं जिसमें पूरा रोड मैप वगैरह सब मेंशन होगा। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये वीडियो को कुछ सोच के ही बनाया है और इसमें कुछ जो जितना भी हमने डाला है रोड मैप वो कुछ सोच के ही डाला है। ठीक है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या कहते हैं, इतना सारा सब कुछ मेंशन कर दिया है, इसमें बचे ही क्या। अब भाई करंट सिनेरियो को देख करके डाला गया है। पहली बात ये कि जब 2020 से पहले तक की बात थी तो भाई उस टाइम पे क्या होता था, कोर जावा पढ़ लो, एडवांस जावा पढ़ लो, थोड़ी बहुत जावा इतनी हो गई, थोड़ा प्रोजेक्ट बना लो, जेएसपी सॉलिड जेडीबीसी पे काम हो जाता था। ठीक है, कंपनी के अंदर घुस के कंपनी तुमको स्प्रिंग फ्रेमवर्क और ये सब सारी चीज़ें सिखाती थी ट्रेनिंग में। मेरे साथ भी यही हुआ था। हालांकि स्प्रिंग हमें ऑलरेडी आता था, लेकिन हमारे केस में यही हुआ था कि हम लोगों को स्प्रिंग इंटर्नशिप के टाइम पे सिखाया गया था। अभी क्या सिनेरियो चेंज हो चुका है भाई। अभी जब लोग जानते हैं 2023 कितना जॉब मार्केट टफ रही है, 2024 भी ऐसे ही रहा है। तो अभी क्या है, तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एडवांस में करनी होंगी ताकि तुम अपने आप को कहीं स्टैंड आउट कर पाओ भीड़ में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोर जावा से। कोर जावा लैंग्वेज फंडामेंटल हो गया तुम्हारा, बेसिक चीज़ें वही, वेरिएबल्स वगैरह कितने तरीके के होते हैं, कौन सा वेरिएबल कितना स्टोरेज लेता है, ये सब हो गया। उसके बाद भाई बात आती है फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल में तुम्हारा वही लूपिंग्स और फॉर लूप और जो बेसिक चीज़ें होती है, अदर लैंग्वेज में भी होता है, वही सब हो गया। उसके बाद भाई बात आती है ऊप्स की। ऊप्स देखो, हमने ऑलरेडी सीरीज़ बना रखी है, ये देखो 67 वीडियोज़ इसमें हैं। ठीक है, और इसमें कई भाई, इसमें क्या होगा कि ऊप्स की वीडियोज़ में हमने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी डिस्कस करी हैं जो तुम्हें लगेगा कि क्या बकवास चीज़ है यार, इसका यूज़ क्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यही कॉन्सेप्ट्स तुमको दूसरों से अलग बनाएंगे। ठीक है, सिंपल जावा सब लोग को पढ़ने को आसान लगता है, सिंपल जावा सब लोग पढ़ लेते हैं, टेढ़ी जावा कोई नहीं पढ़ता है। टेढ़ी जावा कहने का मतलब है, जब तुम मेरी जावा पढ़ोगे, ये ऊप्स की प्लेलिस्ट देखोगे, सब चीज़ें देखोगे, तो समझ में आएगा कितनी सारी चीज़ें हमने अलग हट के बताई हैं। ठीक है, अब भाई इसके बाद बात आती है तुम्हारा ऊप्स हो गया, इसके बाद आता है कलेक्शंस फ्रेमवर्क। तो कलेक्शंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है तुम्हारा। ये कोडिंग क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे कोई भी किसी कंपनी में, तो उसमें भी काम आएगा, प्लस तुम किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो उस पर भी काम आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब बात आती है तुम्हारा यहाँ पर java.lang पैकेज। तो भाई java.lang पैकेज जो है वो भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। इसके अंदर तुम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखोगे, जैसे कि स्ट्रिंग मेथड और स्ट्रिंग वर्ड में क्या फ़र्क होता है, और तुम्हारा यहाँ पर कई सारी चीज़ें और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि टू स्ट्रिंग मेथड। ये सारी चीज़ें जनरली कोई नहीं सीखता है। इक्वल्स मेथड हो गया, ये सब। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आता है फाइनल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स। तो ये तुमको मेरी क्या कहते हैं, जो ऊप्स वाली वीडियोज़ हैं, ऊप्स वाली जो सीरीज़ है उसमें तुमको दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो ऊप्स वाली सीरीज़ है यहाँ पर, इसमें तुमको दिख जाएगा। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, गार्बेज कलेक्शन, ये थोड़े से कोर जावा के एडवांस टॉपिक्स आते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने पढ़ा रखा है, लिंक्स वगैरह सब ऑलरेडी यहाँ दी हुई है। मल्टी थ्रेडिंग भी हमने पढ़ाया हुआ, गार्बेज कलेक्शन हमने पढ़ाया हुआ। तो ये रहा तुम्हारा कोर जावा का पूरा। अब इसके बाद बात आती है भाई जावा 8। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जावा 8 क्यों सीखनी है। 2020 से पहले तक की अगर बात करो तो भाई जावा 8 वगैरह कोई नहीं सीखता था, सब कंपनी में आके ही सीखते थे काम करते करते। अब थोड़ा मार्केट भी टफ है, तुमको अपने आप को अलग से स्टैंड आउट करना है भीड़ में, तो तुमको जावा 8 सीखनी होगी। ठीक है, ताकि तुम रिज्यूमे में जब मेंशन करोगे तो तुमको पता होगा कि जावा 8 के कॉन्सेप्ट, जैसे कि स्ट्रीम्स एपीआई, ठीक है, जैसे कि लैम्डा फंक्शन, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा और भी सारी चीज़ें हो गई। स्ट्रीम्स एपीआई कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रीम्स एपीआई बहुत कॉमन चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में जावा 8 से ऊपर ही यूज़ होता है। जावा 8 तो यूज़ होती है, तो स्ट्रीम्स एपीआई भाई हमने जावा 8 पूरी पढ़ा रखी है। ये देखो सीरीज 23 वीडियोज़ के साथ जावा 8 तुम देख सकते हो। इसके बाद बात आती है भाई एडवांस जावा। ठीक है, तो एडवांस जावा में इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा जेडीबीसी। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होता है जेएसपी, उसके बाद तुम्हारा होता है सर्वलेट्स। ठीक है, ये हो गया। तो एडवांस जावा भाई कितनी सीखनी चाहिए। देखो, एडवांस जावा भाई बेसिक्स सीख लो, इस पर प्रोजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मेन टाइम तुम्हें इधर लगाना है नीचे। तो एडवांस जावा में तुम इतना समझ लो कि जेडीबीसी क्या होता है, जेएसपी क्या होता है, सर्वलेट क्या होता है, कैसे ये तीनों चीज़ें वर्क करती हैं आपस में, और एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेना, कोई करंट एप्लीकेशन टाइप का बेसिक्स है,
कि जिसमें तुम डेटा इंसर्ट करो, रीड करो, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। बस उसके बाद तुम आगे जब बढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि JDBC में क्या प्रॉब्लम्स थी, तो हम स्प्रिंग में कैसे रिजॉल्व करते हैं, सर्वलेट्स का यूज़ ऑन टॉप ऑफ सर्वलेट्स स्प्रिंग कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें तुम बाद में समझोगे। अब उसके बाद बात आती है हाइबरनेट। हाइबरनेट क्यों आता है पिक्चर में? जैसे तुम जब JDBC यहाँ पढ़ोगे तो JDBC में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका रिजोल्यूशन हाइबरनेट में होता है, ठीक है। तो हाइबरनेट एक ORM टूल है, उसको सीखना भी इम्पॉर्टेंट है। JDBC में क्या होगा, तुम क्वेरी ऐसे लिखोगे जैसे कि तुम्हारा मान लो क्वेरी, जब लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे करके, ठीक है। क्वेरी ऐसे लिखते हैं सब लोग, सेलेक्ट स्टार करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र ऐसे करके। तो भाई ये एडवांस जावा में हम लोग इस तरीके से काम करते थे, क्वेरी मैनुअल लिखते थे, कोई भी बड़ा सा ऑपरेशन हो गया उसको परफॉर्म करने के लिए क्वेरी लिखते थे। हाइबरनेट में क्या है, यहाँ पर इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, तुम्हें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हाइबरनेट सीखना इज़ मस्ट। उसके बाद बात आता है बिल्ड टूल्स। तो बिल्ड टूल्स का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है या फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। एडवांस जावा जब पढ़ोगे तो इसके अंदर तुम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो उसकी जार फाइल को तुमको मैनुअली जाके उसके बिल्ड पाथ में डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम एक्स्ट्रा हो जाता है, तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाता है, हर एक जार फाइल को इकट्ठा करके रखना, ठीक है, उसको जाकर बिल्ड पाथ में लगाना। तो ये एडवांस जावा में प्रॉब्लम होती है। तो जब तुम एडवांस जावा पढ़ोगे ना तभी तुम समझ पाओगे कि नीचे चीज़ें पढ़ने का क्या बेनिफिट्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद बिल्ड टूल जब तुम यूज़ करोगे, जब स्प्रिंग के फ्रेमवर्क में आओगे, जब स्प्रिंग की बातें करोगे और आगे पढ़ोगे, तो बिल्ड टूल्स मेवन पढ़ना जरूरी इसलिए, मेवन एक बिल्ड टूल है। इसमें क्या है कि तुम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करते हो मेवन के प्रोजेक्ट में, तो वो लाइब्रेरी तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। तुम्हें खाली मेंशन करना है कि हमको ये लाइब्रेरी चाहिए है, बिल्ड पाथ में वो लाइब्रेरी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। कहाँ से डाउनलोड हो जाएगी? मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी से, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड हो जाएगी? मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी से। यहाँ पर क्या होता था, तुम्हें एडवांस जावा में हर एक जार फाइल को डाउनलोड करना होता था, जो भी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, और बिल्ड पाथ में जाके लगाना पड़ता था, इंस्टॉल करना पड़ता था। हाइबरनेट में ऐसा नहीं होता, सॉरी बिल्ड टूल्स में ऐसा नहीं होता है। ये जैसे कि मेवन है, एक और टूल होता है आंट, बहुत पहले का पुराना टूल है, अब कोई नहीं यूज़ करता ज़्यादा। तो मेवन तुम्हारे प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिक बिल्ड करता है, जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी जार फाइल्स होती हैं सबको वो डाउनलोड करके देता है। अब बात आती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। भाई सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा इसी में लगने वाला है। तो तुम्हारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या है, सबसे पहले स्प्रिंग कोर है। स्प्रिंग क्या है तुम ये समझोगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है ये समझोगे, ठीक है। और तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है इसमें वो समझोगे, ठीक है। बीन्स कैसे क्रिएट होती हैं तुम वो समझोगे। अब बात आती है स्प्रिंग JDBC। तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, जो JDBC तुमने यहाँ पढ़ा था वही JDBC को स्प्रिंग के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो तुम यहाँ सीखोगे स्प्रिंग JDBC में, ठीक है। अब बात आती है स्प्रिंग ORM। ORM क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब हमने बताया था हाइबरनेट क्या है। हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट एक ORM टूल है। हाइबरनेट एक ORM टूल है, ठीक है। इसी तरीके के और भी टूल होते हैं जैसे कि आईबैटिस हो गया, इस तरीके के। तो हाइबरनेट को स्प्रिंग के साथ कैसे यूज़ करना है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ORM, ठीक है। तो तुम वो सीख सकते हो, स्प्रिंग ORM सीखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे हाइबरनेट अभी यहाँ अकेला यूज़ करते थे, अब हाइबरनेट को स्प्रिंग के साथ कैसे यूज़ करना है। कहानी समझ रहे हो? सबसे पहले JDBC पढ़ी तुमने एडवांस जावा में, JDBC में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आता है हाइबरनेट। नीचे हाइबरनेट तुमने सीखा। अब हाइबरनेट को सीखने के बाद जब तुम स्प्रिंग पढ़ोगे तो स्प्रिंग के साथ हाइबरनेट को कैसे यूज़ करना है, या फिर ये कह लो स्प्रिंग के साथ किसी ORM टूल को कैसे यूज़ करना है। ORM टूल मतलब जैसे कि हाइबरनेट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अब तुम क्या है ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बताएंगे, नहीं तो ये पूरा ट्यूटोरियल बन जाएगा रोड मैप से, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग डेटा JPA। तो जैसे कि हाइबरनेट है वैसा ही एक JPA टूल भी होता है, जावा परसिस्टेंस API। इसका टूल इसको सीखना है, ठीक है। क्या होता है वो तुम सर्च करना अलग से, ये एक रोड मैप वीडियो है। उसके बाद स्प्रिंग MVC। अभी तक हम स्प्रिंग को यूज़ कर रहे थे नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, अब स्प्रिंग MVC यूज़ करेंगे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है। स्प्रिंग बूट, फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग बूट तुम्हारा वही वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए ट्रेंडिंग, जो कि अभी हमारा कंपनीज में यूज़ होता है। उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी से तुम अपनी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर कर सकते हो। स्प्रिंग तक पढ़ने के बाद तुमको यहाँ पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं,
ठीक है। उस प्रोजेक्ट्स को तुम्हें गिटहब में डालना है, ठीक है। गिटहब यहाँ पर देखो टूल्स के सेक्शन में कौन कौन से टूल्स तुम्हें सीखने हैं, गिट एंड गिटहब आना मस्ट है भाई, ठीक है। लोगों को नहीं आता है, मेरे भी कई से फ्रेंड्स है जो कंपनी में आ गए, उन्होंने बाद में आके तब सीखा, पहले उनको पता ही नहीं था गिटहब क्या होता है। गिट और गिटहब आना चाहिए, पोस्टमैन आना चाहिए। तुम जो भी एपीआईज यहाँ पर बनाओगे, तुम जो भी एपीआई यहाँ पर बनाओगे स्प्रिंग पढ़ते टाइम, उसको टेस्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए पड़ेगा पोस्टमैन। पोस्टमैन देखो ये होता है, इस टूल को चाहिए पड़ेगा, यहाँ पर तुम एपीआई टेस्ट कर पाओगे। इसके बाद बात आती है आईडीई की। आईडीई जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो करते हैं इंटेलिजे, तुम इंटेलिजे यूज़ कर सकते हो या फिर स्प्रिंग टूल सूट ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है log4j। ये यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट्स को लॉग करना है, कुछ करना है डिबगिंग के टाइम, ऐसे समय भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब गुड प्रोजेक्ट्स तुम्हारे अच्छे कुछ बन गए, 2-3 प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स को भाई तुम्हें डालना है अपने गिटहब पे। गिटहब पे डालने के बाद उसके बाद उसकी जो लिंक होगी वो तुम्हें अपने रिज्यूमे पे डालना है, ताकि तुम्हारा रिज्यूमे कोई भी रिक्रूटर देखे तो वो सीधा उस लिंक पे क्लिक करके देख सके कि हाँ भाई तुम्हारा गिटहब पे प्रोजेक्ट पड़ा है और तुम किस तरीके से कोडिंग करते हो, तुम्हारा कोडिंग पैटर्न क्या है, ये सब। तो ये तुम्हारे टूल्स हो गए और इधर तुम्हारा स्प्रिंग हो गया। अब बात आती है डेटाबेस। तो तुम जब एडवांस जावा भी सीख रहे होगे और इस टाइम पर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओगे, जो हमने बोला था करड वाला प्रोजेक्ट बना लेना, तो उस टाइम पे तुम्हें डेटाबेस यूज़ करना माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। उसके बाद जब स्प्रिंग सीखोगे तो यहाँ पर भी जब तुम एपीआईज बनाने के लिए, इस डेटा स्टोर करने के लिए जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हें माइस्क्यूएल वर्कबेंच सीखना है, ठीक है। माइस्क्यूएल वर्कबेंच जब तुम्हें आ जाएगा, माइस्क्यूएल वर्कबेंच किस तरीके का डेटाबेस है, आरडीबीएमएस डेटाबेस है। और मोंगोडीबी किस तरीके का डेटाबेस है, मोंगोडीबी तुम्हारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो पहले तुम्हें आरडीबीएमएस डेटाबेस सीखना है, उसके बाद तुमको समय मिले, टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा मोंगोडीबी भी सीख लेना कि मोंगोडीबी को स्प्रिंग के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा इधर ये हो गया, डेटाबेस हो गया, यहाँ तक का अभी नेसेसरी है करना, ठीक है। उसके बाद अब आता है माइक्रो सर्विस। तो माइक्रो सर्विस एक आर्किटेक्चर होता है, एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तक तुमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए, यहाँ पर मान लो एडवांस जावा में तुमने प्रोजेक्ट सीखा बनाया, वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ये सब क्या होता है, ये सीखने के लिए तुम हमारी ये सीरीज़ देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। इसके अंदर हमने बताया हुआ है मोनोलिथिक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तुमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ते टाइम जो भी प्रोजेक्ट्स तुमने बनाए वो सारे मोनोलिथिक प्रोजेक्ट्स थे। अब तुम्हें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सीखना है और ये देखना है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्विस डिस्कवरी, उसके बाद सर्किट ब्रेकर, फॉल्ट टॉलरेंस, बल्क हेड पैटर्न, ठीक है। और भी कई तरीके, रिट्राई और भी तुम्हारे कई तरीके के पैटर्न होते हैं, वो सब तुम्हें यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज में सीखना है और प्रोजेक्ट बनाना है इसका, बैकएंड प्रोजेक्ट, और उसको अपने गिटहब पे डालना है और उसकी लिंक रिज्यूमे में डालनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तुम थोड़ी सी टेस्टिंग सीख लो, ये एडिशनल है, ठीक है। ये सीखने से तुमको आप अपने आप को स्टैंड आउट कर पाओगे क्राउड में अलग। 2020 तक की बात करें तो बंदा खाली कोर जावा और एडवांस जावा, जेएसपी सर्वलेट जेडीबी बस इतना पढ़ता था, ठीक है। और इतना ही उसके लिए होता था काफ़ी, जेडीबी सर्वलेट जेएसपी पढ़ के प्रोजेक्ट बना लेता था, वो उसके लिए होता था काफ़ी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है भाई, कोर जावा और एडवांस जावा से खाली काम नहीं होगा, इतना सब पढ़ना है साथ साथ, ठीक है। माइक्रो सर्विस और टेस्टिंग भी पढ़नी है, ताकि तुम जब रिज्यूमे में लिखोगे तो बंदा, रिक्रूटर ये समझ सकेगा कि तुम जो एपीआई बनाओगे उसका JUnit टेस्ट केस भी लिख सकते हो तुम। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें सीखनी है, JUnit क्या होता है, एसर्ट क्या होता है और मॉकिटो क्या होता है। इतना 3 सीखने के बाद भाई तुम डन बिल्कुल हो, रेडी हो बिल्कुल कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए, और अच्छा खासा रिज्यूमे तुम्हारा एक जावा बैकएंड डेवलपर का बन चुका होगा भाई, जब तुम इतनी चीज़ें लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद अब भाई किसी को और सीखना है, उसको टाइम है, वो सब कुछ ये सीख चुका है, तो भाई ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि UI फ्रेमवर्क तुम एक सीख सकते हो, ताकि एक तुम फुल स्टैक डेवलपर के तरीके ट्रीट किए जाओगे, जैसे कि React.js, Vue.js, AngularJS, इसमें से कोई भी एक सीख लो। ट्रेंडिंग जो अभी चलता है वो भाई तुम्हारा React.js, Vue.js चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स AngularJS भी यूज़ होता है। अब इसके बाद आती है क्लाउड सर्विसेज। AWS बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है, क्लाउड सर्विस हर जगह यूज़ होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी हर जगह यूज़ होती है। AWS के अंदर तुम AWS होता क्या है ये समझ सकते हो, क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं ये समझ सकते हो, EC2, S3, लैम्डा फंक्शन, स्टेप फंक्शन, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सीख सकते हो, ठीक है।
EC2 और S3 तो बिल्कुल ही बेसिक है। एज अ फ्रेशर अगर तुमने EC2 और S3 समझ लिया तो ये बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया AWS। अब बात आती है मैसेजिंग क्यू। मैसेजिंग की क्यू क्या होती है वो तुम नेट पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, काफका और RabbitMQ के बारे में। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ सीख लो, तुम्हारे लिए भाई वो ऐसा 3 साल का डेवलपर जैसा काम करेगा, इतना बड़ा रिज्यूमे में जो तुम लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद भाई CI/CD एक होता है, ये तुम्हारा थोड़ा सा डेवॉप्स का पार्ट है CI/CD। इसमें तुम जेनकिंस, डॉकर, कुबरनेट्स। तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो बहुत देर की बात है। तुम पहले इतना सीखो, तुम इतना सीखने में कम से कम मेरे हिसाब से कम तुम्हें 4 महीने लगेंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है तुम कोर जावा में कितना समय देते हो। कोर जावा बिल्कुल घुस के पढ़ रहे हो जैसे हमने यहाँ पढ़ाया है तो भाई उस पर समय लगेगा, कम से कम 2 महीना तो मिनिमम लग सकता है। बाकी तुम्हारी डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना सब कवर करने में टेस्टिंग तक आते आते, ये तो एक्स्ट्रा है, इसको तो तुम भूल ही जाओ। टेस्टिंग तक आते आते इतना करते करते तुमको थोड़ा समय लगेगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है जो तुमको स्टैंड आउट करेगी क्राउड में से अलग, क्योंकि भाई यहाँ तक हर कोई आ ही नहीं पाता है। ठीक है, बंदों को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि इतना कुछ पढ़ जाना है जावा में। भाई इतना जब तुम पढ़ जाओगे ना एज अ फ्रेशर, तो ये बहुत मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। फिर बस तुम कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल क्लियर रखना, तुमसे जो पूछे इंटरव्यू में वो बताना कि तुम क्या सीखे हो, कॉन्सेप्ट्स अपने। ठीक है, ये नहीं कि बस तुमने रिज्यूमे में बस सब कुछ मेंशन कर दिया, कोई बंदा नाम भी पूछ ले कि मेवन क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। तो भाई ये था तुम्हारा रोड मैप। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर भाई हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट्स में कि वीडियो कैसी लगी है। इस तरीके की वीडियो हम और लाते रहेंगे, जैसे भी इंस्टाग्राम क्वेश्चन आते हैं या कहीं भी यूट्यूब पे आते हैं। और अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन आवर सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लोड बैलेंसिंग होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ओके, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।